हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आत्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी की साइंस की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे हम पर डे हर एक दिन एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। यानी पहले उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं। यानी एक टॉपिक का कंप्लीट पोस्टमार्टम एक क्लास में हो जाता है। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में। इसके पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अपक्रियाएं कौन सी होती हैं, रासायनिक समीकरण, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं जो होती हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और ऊष्मा छिपी और ऊष्मा शोषी जो अपक्रियाएं होती हैं उनके बारे में भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। और सिर्फ पढ़ा नहीं था, इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। और ये जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही है ना, इसकी एक प्लेलिस्ट भी आपको बना के प्रोवाइड की गई है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो प्लेलिस्ट भी देख लेते हैं ना, तो आपकी साइंस की कंप्लीट तैयारी इससे हो जाएगी। क्योंकि एक तो हम थ्योरी भी पढ़ रहे हैं जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा, और साथ ही साथ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी तो कर रहे हैं। यानी क्वेश्चन की प्रैक्टिस और थ्योरी, सिलेबस और एमसीक्यू प्रैक्टिस दोनों आपकी एक ही क्लास में मिल रही हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी देख लेते हैं तो साइंस की तैयारी के लिए आपको अलग से कोई भी क्लासेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देर करते हुए। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में। तो रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं ये तो हम पढ़ चुके थे। अब जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं ये कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो रासायनिक अपक्रिया का प्रकार है वो कौन सा है? संयोजन अपक्रिया। अब बताइए संयोजन अपक्रिया क्या होती है? बताइए क्या होती है संयोजन अपक्रिया? जब दो पदार्थ जुड़ेंगे और जुड़ के एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो अपक्रिया कहलाएगी संयोजन अपक्रिया। क्या कहलाएगी? संयोजन अपक्रिया। यानी दो पदार्थ इकट्ठे हुए, ए और बी दो पदार्थ हैं, ये इकट्ठे हुए, जुड़े और जुड़ के एक प्रोडक्ट बना दिए तो इसको क्या बोलेंगे? संयोजन। संयोजन मतलब होता ही है क्या? जुड़ना। संयोजन मतलब जुड़ना होता है ना। तो जब दो अभिकारक जो पदार्थ हैं इनको क्या बोला जाता है? अभिकारक। जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं इसको अभिकारक बोला जाता है। तो जब दो अभिकारक जुड़ते हैं और एक प्रोडक्ट यानी उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें जुड़ने का भाव होता है, इसमें जो अभिकारक होते हैं वो क्या होते हैं? जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिया। दो अभिकारक कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े तो जुड़ के क्या बना दिए? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी जगह पे आपको कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकता है, पर उसमें योग हुआ होगा, आप ये ध्यान रखिएगा। जुड़ के इधर दो अभिकारक होंगे और इधर जो उत्पाद होगा वो सिंगल होगा, तो वो किस में आ जाएगी? संयोजन अपक्रिया में आ जाएगी। वहीं पे वियोजन क्या होता है? वियोजन यानी डिकम्पोजिशन जिसको बोलते हैं, जो कि संयोजन का जस्ट अपोजिट होता है। तो इसमें कोई एक उत्पाद टूटता है और टूट के अलग अलग पदार्थ का या फिर उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? वियोजन। अब मान लीजिए इसी कोई अभिकारक है, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा ना वो हमेशा अभिकारक होगा और जो राइट हैंड साइड होगा वो हमेशा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा या फिर उत्पाद होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं सी कोई अभिकारक है, ये टूटा और टूट के ए और बी बना दिया, या फिर ऐसे आप समझ लीजिए ए बी कोई क्या है? अभिकारक है, टूटा ए और बी अलग अलग बना दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको वियोजन। वियोजन मतलब वियोग, वियोग मतलब टूटना। तो जब कोई उत्पाद टूट के एक अलग अलग पदार्थ या फिर उत्पाद बनाता है तो इसको क्या बोलते हैं? वियोजन अपक्रिया कहा जाता है। इसमें वियोग का भाव होता है यानी टूटने का भाव होता है। जैसे ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, अब ये 2HCl क्यों है? हाँ, कल हमने रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना भी सीखा था। ये 2 क्यों लगा है? आई होप आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे 2HCl है, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये जब टूटे तो H2 अलग यानी हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग बना दिए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। तीसरा रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में क्या आ जाएगा? विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस होना, अपनी जगह से विस्थापित होना। तो जिस अपक्रिया में एक आयन का विस्थापन होता है तो वो क्या कहलाता है? विस्थापन अपक्रिया। अब इसको नहीं समझिए, बस ये समझिए कि जब दो यहाँ पे पदार्थ हैं, मान लीजिए दो पदार्थ जिंक है और कॉपर है, तो इसमें जो ज़्यादा सक्रिय है वो क्या करेगा? कम सक्रिय वाले को उसके जगह से विस्थापित कर देगा, उसकी जगह से हटाएगा और उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। जैसे कि ए बी और सी ये दोनों अभिकारक हैं, जब ये आपस में जुड़े रिएक्ट किए तो
सी बोला कि भाई तू हट, ये सी क्या है, ए से ज़्यादा रिएक्टिव है, ए से ज़्यादा सक्रिय है, तो ए को उसकी जगह से हटाया और जाके उसकी जगह पे बैठ के बी के साथ बैठ गया, तो सी भी बना दिया और ए को उसकी जगह से हटा दिया। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है विस्थापन अपक्रिया। तो जहाँ पे एक तत्व दूसरे यौगिक से आयन विस्थापित कर देता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जिंक ZnO है, जिंक ऑक्साइड है और कार्बन है। तो कार्बन क्या करेगा, जिंक को उसकी जगह से विस्थापित करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और जिंक को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा। ठीक है, ये देखिए नोट पे यहाँ पे दिया भी है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को छीन लेता है, यानी जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील जो तत्व होता है उसको उसकी जगह से भगा देता है और उसकी जगह पे जाके बैठ जाता है। अब आ जाता है अगला रासायनिक अपक्रिया का प्रकार, जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान आपस में होता है। इसमें कोई किसी को विस्थापित नहीं करता है, जरूरत के हिसाब से ये क्या करते हैं, आयनों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए इसके पास रोटी है और इसके पास सब्जी है, तो ये क्या बोलेगा, इसके पास 2 रोटी है, इसके पास 2 प्लेट सब्जी है, तो ये बोलेगा भाई ये रोटी क्या करो, तुम ले लो सब्जी रोटी खा लो, और ये सब्जी हम ले लेते हैं और हम क्या करेंगे, हम भी सब्जी रोटी खा ले, दोनों का काम बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर द्विविस्थापन यौगिक बोलते हैं। तो जहाँ एक यौगिक दूसरे यौगिक से आयन विस्थापित करता है, अर्थात यौगिकों के आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ABCD, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए है या के डी के पास बैठ जाएगा और सी जो है वो जाके बी के पास बैठ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहाँ पे NaOH है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH, लेकिन ये OH जो है ये क्या करना चाहता है कि हमको H2O यानी वाटर बनाना है, और जो Na है, सोडियम है, ये क्लोरीन के साथ ज़्यादा कंपेटिबल है, बोलता है कि हमको क्या करना है, NaCl यानी साधारण नमक सोडियम क्लोराइड बनाना है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन OH के साथ चला जाएगा जिससे HOH यानी H2O बना लेगा, और जो सोडियम है ये किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास चला जाएगा, जिससे ये क्या बना लेगा, NaCl यानी साधारण नमक का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, अम्ल में आगे H लगा होता है और जबकि जो क्षार है, क्षार में क्या लगा रहता है, OH समूह से जुड़ा होता है, यानी अगर NaOH है तो ये क्या है, क्षार होगा, और जो HCl है और जो जिसमें आगे H लगा होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। अब एक अपक्रिया और आ गई, उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जैसे अम्ल है और क्षार है, कोई भी मान लीजिए एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब सामान्य अवस्था में लाने के लिए उसमें बेस मिलाया जाता है। तो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार का प्रभाव एक दूसरे को उदासीन करते हुए जल और लवण बनाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया। अब देखिए यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये एक प्रकार का अम्ल है कि नहीं, और जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक प्रकार का क्षार है। जब दोनों मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे, R का मतलब क्या है, रिएक्ट करेंगे, तो वाटर का निर्माण करेंगे और क्या करेंगे, नमक, साधारण नमक, लवण का निर्माण करेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। तो इसको ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है उदासीनीकरण अपक्रिया, यानी अम्ल और क्षार रिएक्ट किए जिससे लवण का निर्माण हुआ और वाटर का निर्माण हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, अम्ल एवं क्षार को हम न खा सकते हैं और न ही पी सकते हैं, लेकिन इससे जो उत्पाद बनता है उसे हम खा भी सकते हैं और उसको हम पी भी सकते हैं, क्योंकि इस अपक्रिया में अम्ल एवं क्षार का प्रभाव उदासीन हो जाता है। तो हम प्योर अम्ल को खा सकते हैं, ना हम प्योर बेस को यानी क्षार को खा सकते हैं, इसीलिए इन दोनों को एक प्रोडक्ट बनाया जाता है मिला के, जिसको हम अपने उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि उसमें अम्ल का भी प्रभाव न्यूट्रलाइज हो जाता है और जो क्षार है, क्षार का भी प्रभाव क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब हम सक्रियता श्रेणी को पढ़ लेते हैं। जब हम विस्थापन अपक्रिया पढ़ रहे थे तब हमने सक्रियता के बारे में, रिएक्टिविटी के बारे में यहाँ पे बोला था कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। तो अब सक्रियता श्रेणी होती क्या है, क्या सी होती है, तो क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का यहाँ पे घटता क्रम यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे अधिक जो सक्रिय धातु होती है कौन सी होती है, पोटेशियम होती है, इसीलिए इसको खुले में नहीं रखते हैं, इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में, या फिर जिसको बोला जाता है मिट्टी का तेल।
ये सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, इसीलिए इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। फिर पोटेशियम से कम रिएक्टिव कौन होता है? सोडियम। फिर कैल्शियम। ये घटता हुआ क्रम दिखा रहा, ये कौन सा क्रम है? घटता हुआ। सबसे ज़्यादा ये क्या है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये याद रखेगा। और फिर उसके बाद सोडियम के बाद आ जाता है कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम के बाद जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, ये जिसको सीसा भी बोलते हैं, फिर कॉपर, फिर चांदी। और सबसे कम जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? सोना। जो गोल्ड होता है, सोना होता है, ये सबसे कम क्रियाशील धातु होती है, इसीलिए इसको मुक्त अवस्था में पाया जा सकता है। ठीक है। और ये क्या होती है? एक प्रकार की उत्कृष्ट धातु होती है, इसीलिए इसे गहनों के रूप में भी पहना जाता है, या गहने आभूषण जो बनाए जाते हैं ना, वो गोल्ड के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। ये क्या होता है? सबसे कम रिएक्टिव होता है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है। और सोना, कभी देखे हैं कि सोना काला पड़ गया हो? जब वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन की क्रिया ही नहीं करेगा, तो काला कैसे पड़ेगा? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम होता है। और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है? गोल्ड होता है। रिएक्टिविटी श्रेणी जरूर याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए विस्थापन अपक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी आ गई, तो उसमें भी रिएक्टिविटी श्रेणी आपको पता होने चाहिए, तभी आप उसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हालांकि केमिकल और फिजिकल चेंज ये एक टॉपिक ही है अलग से, और थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ में होने वाला परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी उसका गुण या अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। उसका जो रासायनिक गुण होता है या फिर रासायनिक अवस्था होती है, उसमें कोई नहीं परिवर्तन होता। सिर्फ क्या है? अपीयरेंस, यानी देखने में जो परिवर्तन हो। कैसा? देखने में जो परिवर्तन हो, वो कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। अगर किसी के स्टेट में यानी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोला जाएगा। जैसे बर्फ का पिघलना, अगर कोई बर्फ है वो पिघल रही, तो किस में आएगी? भौतिक में। और कोई चीज़ जैसे कागज है, कागज को अगर हम फाड़ देते हैं तो किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन में आएगा। देखिए, कागज के कितने भी टुकड़े हम करते, कितने भी टुकड़े करते, पर वो रहेगा तो कागज ही ना। क्या उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हुआ? नहीं। तो किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन में आएगा। आपने एक वो गाना तो सुना होगा ना, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तनहा थे, 100 में भी अकेले हैं। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपके भौतिक परिवर्तन को बता रहा कि शीशा है, आप शीशे के कितने भी टुकड़े, इतने 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 करके देख लीजिए, कितना भी छोटा टुकड़ा करके देख लेंगे, हाँ क्वालिटी घटेगी। जो मिरर्स में इमेज दिखेगी, जो हमारा प्रतिबिंब दिखेगा, उसकी क्वालिटी घटेगी, पर ऐसा नहीं है वो छोटा इमेज भले दिखाए, पर वो दिखाएगा इमेज ही, प्रतिबिंब ही दिखाएगा, यानी उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। शीशा का काम है प्रतिबिंब दिखाना, तो प्रतिबिंब ही दिखाएगा, चाहे उसको आप कितना भी छोटा कर दीजिए। तो आई होप आपको भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब भौतिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से होते हैं? कि यह परिवर्तन अस्थायी होता है। जैसे हम बर्फ को पिघला के, बर्फ से हमने क्या बनाया? बर्फ से बना दिया पानी, पानी से हम वापस बर्फ भी तो बना सकते हैं। तो ये परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, वही पदार्थ टूट फूट के इधर उधर होता है, लेकिन इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। परिवर्तन का कारण जब हटा दिया जाता है, तो वह अपने फिर से उसी अवस्था में यानी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है ना, सिंपल सी भाषा में समझिए कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय या फिर रिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कागज का फटना, मोमबत्ती का पिघलना, ये सब किस में आते हैं? भौतिक परिवर्तन में आते हैं। फटना और पिघलना ये किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन में आएगा। रबड़ का जो खींचना होता है ना, अगर हम किसी रबड़ को खींचते हैं तो वो भी किस में आता है? भौतिक परिवर्तन में। मान लीजिए इतनी बड़ी रबड़ है, आप उसको खींच के यहाँ तक लाए, लेकिन जब भी छोड़ेंगे तो वापस अपने साइज में आ जाएगी, इसीलिए वो क्या है? वो एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन है। अब दूसरा आ जाते हैं रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब कोई पदार्थ अपने प्रकृति और गुणों को खो देता है, यानी जो ओरिजिनलिटी है उसकी, वो ओरिजिनलिटी को ही खो देता है और दूसरा पदार्थ बना लेता है, यानी नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कच्चा फल है, ठीक है, कच्चा फल अगर पक जाता है तो उसमें देखिए मिठास आ जाती है। आम है, कच्चे में खट्टा होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। अब पके आम को हम वापस से कच्चा नहीं कर सकते। ठीक है। एक तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी उसको रिवर्स हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है।
तो जितने भी जैसे पकना है, ये यहाँ पे मैं टर्म लिख रही, कोई चीज़ अगर पक रही है, पकना, सड़ना, किसी चीज़ के गंध में परिवर्तन हो रहा है, किसी चीज़ के रंग में परिवर्तन हो रहा है, कोई चीज़ जल रही है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, अगर ये टर्म आ रहे हैं तो ये सारे रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक। और जो रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक या एक से नए अधिक पदार्थों का निर्माण भी होता है। जैसे कागज का जलना किस में आ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। लोहे पे जंग लगना, ये किस में आएगा, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, देखिए पिघलना अगर दिया हो, पिघलना अगर दिया है तो पिघलना किस में आएगा, पिघलना किस में आएगा, भौतिक परिवर्तन में। पर यहाँ पे जलना दिया है तो जलना किस में आ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उसके प्रकार के बारे में पढ़ लिया, साथ ही उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ लिया। सक्रियता श्रेणी भी हमने पढ़ ली कि सक्रियता श्रेणी कैसे चलती है, कौन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, कौन सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है। उसके अलावा हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी पढ़ लिया। यानी रासायनिक केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक आज से हमारा समाप्त हुआ। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है, लोहे की कील क्या है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने के बाद हो जाती है, कैसे रंग की हो जाती है, नीली, भूरी, पीली या फिर हरी। बताइए, ये कितना इजी सा प्रश्न है। एक तो चलिए यहाँ पे मैं हिंट दे देती हूँ, एक तो ये रिएक्टिविटी श्रेणी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, और एक तो ये रिएक्टिविटी श्रेणी और दूसरा ये रासायनिक परिवर्तन पे भी आएगा। ठीक है, तो लोहे की कील, देखिए लोहे को हम आयरन को क्या लिखते हैं, Fe से लिखते हैं। आयरन का सिंबल क्या होता है, आयरन का सिंबल होता है Fe। लोहे की कील को किस में डुबोया जाता है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। जब इसको डुबोया जाएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए। देखिए जो आयरन होता है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है कि नहीं, जो लोहा है वो कॉपर से अधिक सक्रिय होता है। अभी हम सक्रियता श्रेणी पढ़ के आ चुके हैं। इसलिए आयरन क्या करेगा, लोहे को कॉपर को उसकी जगह से हटाएगा, कॉपर को क्या करेगा उसकी जगह से हटाएगा और बनाएगा क्या, आयरन सल्फेट बना लेगा। क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो ये एक तो कौन सी रिएक्शन हो गई, तो ये रिएक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब जो ये आयरन सल्फेट बनता है ये कैसे रंग का होता है, तो घोल का रंग, जो ये घोल होता है ना, कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है वो कैसा होता है, हल्के नीले रंग का होता है। तो ये क्या होता है, कील पर जब कॉपर यानी तांबा जम जाता है तो ये क्या, कैसा रंग का दिखाई देने लगता है, ये किस रंग का दिखाई देने लगता है, भूरे रंग का दिखाई देने लगता है। तो कुल मिला के ये है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबोया जाता है, घोल में डुबोया जाता है, तो ये क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के परिणाम स्वरूप ये किस रंग का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। तो कील पर जो कॉपर तांबा जम जाता है जो भूरे रंग का होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, अवसादन के रूप में, निष्प्रभावीकरण के रूप में, गैल्वेनीकरण के रूप में या फिर लवणीकरण के रूप में, किस रूप में जाना जाता है। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ना, उसको किस रूप में जाना जाता है, गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे लोहा है या स्टील है तो उसमें जंग न लगे इसीलिए उसमें जिंक की परत या जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। बाकी अवसादन, अवसादन को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन बोला जाता है। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, तली पे जो भारी कण होते हैं, हैवी कण होते हैं, भारी कण का तली में जमा होना, भारी कण का तली में जमा होना क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है। निष्प्रभावीकरण या न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा एसिड और प्लस बेस अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो सॉल्ट का निर्माण करते हैं, यानी नमक बनाते हैं, साथ ही साथ वाटर का निर्माण करेंगे तो इसको भी क्या बोलते हैं, निष्प्रभावीकरण या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। लवणीकरण क्या होता है, मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ाना, इसको क्या बोला जाता है, लवणीकरण बोला जाता है, सैलिनाइजेशन बोला जाता है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया के दौरान यदि किसी क्रिया कारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो, ध्यान से पढ़िएगा, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यह कहा जा सकता है कि यह से गुजर रहा है, हाँ सॉरी,
किया से गुजर रहा, मतलब कौन सी प्रोसेस से गुजर रहा, अपचयन से, वियोजन से, रेडॉक्स प्रक्रिया से या फिर उपचयन से। बताइए क्या होगा। ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, या फिर इसको क्या बोला जाता है, एक मिनट, ऑक्सीडेशन यानी इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, इसी को ही क्या बोला जाता है, उपचयन। तो यदि किसी अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा या जुड़ रहा या वृद्धि हो रही है तो उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है या फिर उपचयन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और अपचयन क्या होता है, अपचयन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या घट हो रहा है या अपचयन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अपक्रिया बोला जाता है। और जब ये दोनों साथ में होती है ना, अपचयन और उपचयन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन। क्या बोला जाता है, रिडक्शन। तो जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अपक्रिया। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, और अगर हाइड्रोजन दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, कॉपर बनता है और H2O बनता है। अब देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ कि नहीं हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, हुआ ना। तो अगर ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यानी इसमें क्या हो रहा है, उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन। ठीक है, और जो कॉपर है, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, तो इसका क्या हुआ है, अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन। यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका हुआ उपचयन, और कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, अपचयन। और ये दोनों प्रोसेस जो साथ में हुई है इसी को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई ना, अपचयन, उपचयन और रेडॉक्स रिएक्शन। वियोजन तो अभी हमने पढ़ा है कि 2HCl है, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, H2 और Cl2 बना लेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकृत गंधिता किस प्रकार अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अपक्रिया का है, ऑक्सीकरण अपक्रिया का है, द्विविस्थापन अपक्रिया का है या फिर विस्थापन अपक्रिया का है। बताइए, विकृत गंधिता या फिर इसको रेंसिडिटी भी बोला जाता है, रेंसिडिटी किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण होता है। तो देखिए रेंसिडिटी होती क्या है, जब तेल या फिर कोई भी फैट है उसको लंबे समय तक रखा जाता है, हवा, प्रकाश या गर्मी के संपर्क में जब उसको लंबे समय तक रखा जाता है तो क्या होता है, खराब हो जाता है, और खराब होकर उसमें से स्मेल आने लगती है या फिर बोलेंगे बदबू आने लगती है, तो इसको ही क्या बोला जाता है, विकृत गंधिता। तो ये किसके कारण होता है, ये ऑक्सीडेशन के कारण होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। अभी हमने पढ़ा है कि जो फैट और ये जो जितने भी ऑयल्स होते हैं जब इनको हवा, प्रकाश या गर्मी के संपर्क में इसको रखा जाता है तो ये ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन को गेन कर लेते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया बोला जाता है। इसी की वजह से इनमें तेलों में क्या होने लगती है, बदबू आने लगती है। तो जब खाने का तेल या घी खराब होकर बदबू देने लगेगा तो इसी को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोला जाता है। बाकी संयोजन अपक्रिया अभी हमने पढ़ा है, दो पदार्थ ऐड होकर दो अभिकारक ऐड हुए, एक प्रोडक्ट बनाए, संयोजन अपक्रिया है। डबल डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है अभी अभी कि क्या होता है, CD और AB अगर ये क्या है रिएक्ट करेंगे तो क्या कर लेंगे, ये बना लेंगे, AD बना लेंगे और CB बना लेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। और विस्थापन अपक्रिया अभी हम पढ़ के आ ही चुके हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अपक्रिया कहलाती है। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। तो दो पदार्थ इकट्ठे हुए, अभिकारक यानी संयुक्त हुए और एक प्रोडक्ट बनाए, यानी A और B मिले और बना दिए AB, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है संयोजन अपक्रिया। बाकी वियोजन, ऑक्सीकरण और विस्थापन अपक्रिया अभी अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है पाश्चुरीकरण, संक्षारण, किण्वन या फिर स्ट्रेप्टोटोमी। बताइए क्या कहलाती है। तो पाश्चुरीकरण क्या होता है, इसमें दूध या फिर कोई भी लिक्विड मटेरियल है उसको एक निश्चित टेम्परेचर तक उसको क्या किया जाता है, पहले गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद उसको तुरंत फिर क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जिससे जितने भी उसमें बैक्टीरिया, वायरस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। दूध को सुरक्षित रखने के लिए पाश्चुरीकरण मेथड का उपयोग किया जाता है। संक्षारण या फिर
कोरोजन क्या होता है, जब कोई भी मेटल है, कोई भी धातु है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में, हवा, पानी, नमी के संपर्क में रहती है तो धीरे धीरे क्या होने लगती है, खराब होने लगती है। इसी को ही क्या बोलते हैं, संक्षारण बोला जाता है। किण्वन क्या होता है, किण्वन जैसे सूक्ष्म जीव जैसे कि ईस्ट, फॉर एग्जाम्पल ऐसे यहाँ पे सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल होता है ईस्ट। ईस्ट द्वारा शर्करा का टूटना, यानी ईस्ट के द्वारा, सूक्ष्म जीव के द्वारा जो शर्करा होती है, ग्लूकोज होता है, वो टूटता है, इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। जैसे आप इडली बनती है ना, तो इडली का जब आप पेस्ट उसको गला के रखते हैं तो देखिए छोटे से बर्तन में आप नीचे थोड़ा सा इडली का पेस्ट गला के रखिए, सुबह तक देखिए वो फूल के ऐसे ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है। तो इससे क्या होता है, अल्कोहल या फिर गैसेस का निर्माण होता है। जो ब्रेड बनता है ना, ये फर्मेंटेशन से ही बनता है। दही जमना ये किसकी वजह से होता है, फर्मेंटेशन से होता है, या किण्वन से होता है। तो दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ये भी क्या कहलाती है, किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक स्ट्रेप्टोटोमी होती है, ये क्या है, ये है एक स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, उससे एंटीबायोटिक दवा से रिलेटेड है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक होती है ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी वो भौतिक परिवर्तन है। दूध का जमना, दूध से दही बन रहा, ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है। फल का पकना, फल कच्चे से पक रहा है, एक प्रकार का केमिकल चेंज है। कोई चीज़ जल रही है, कोयले का जलना केमिकल चेंज में आ जाएगा। लोहे का चुंबक बनना, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ना होकर क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। फिर उसका चुंबकत्व का गुण जा भी सकता है, वो वापिस आयरन में कन्वर्ट भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न में से किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। प्रकाश अपघटन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, या फिर प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। बताइए कौन सी रिएक्शन है, पौधों में होने वाली जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह कैसी अपक्रिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। ये फोटो केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ये लाइट के प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है। तो इसमें क्या होता है, जो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है, जैसे सिल्वर क्लोराइड ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में आएगा और सूर्य के प्रकाश में आके टूट जाता है। यानी Ag और क्लोरीन ये अलग अलग, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग बना लेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया बोला जाता है, ठीक है। बाकी प्रकाश अपघटन अपक्रिया क्या होती है, प्रकाश से यौगिक का टूटना। कोई भी यौगिक है वो प्रकाश की उपस्थिति में जब टूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। बाकी ऑक्सीकरण अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया तो अब भी आप पढ़ के आ ही चुके हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, यह रासायनिक परिवर्तन है ना। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, जब भी कोई चीज़ पकाई जा रही है तो वो क्या कहलाएगी, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सनी हुई मिट्टी का सूखना, पर भंगुर हो जाना, ये क्या है, एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। नमक का पानी में घुलना, ये भी एक है भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण जो होती है उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में सारी क्रिया होती है। तो क्या होता है, एक प्रकार का ऊष्माशोषी अपक्रिया होता है। ऊष्माशोषी मतलब क्या होता है, जहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है। तो जब हीट एब्जॉर्ब की जाएगी तो वो ऊष्माशोषी, और जब हीट रिलीज की जाएगी तो वो क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। बाकी संयोजन अपक्रिया क्या होती है, दो अभिकारक मिले और एक क्या बनाया, प्रोडक्ट को बना दिया, तो वो क्या होती है, संयोजन अपक्रिया हो जाती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से जंग क्या है। हाइड्रेटेड फेरस है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, केवल फेरिक ऑक्साइड है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो जंग होता है ना, जंग क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रस्ट या फिर जंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O होता है। क्या होता है, Fe2O3.XH2O, या फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्व
महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले हमने पूरे टॉपिक को डिस्कस किया, यानी रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, उदासीनीकरण अपक्रिया, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और सक्रियता श्रेणी को पढ़ा। फिर उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। इसमें आपके और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे, जिससे आपको बेस भी बिल्डअप होता चलेगा और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती चलेगी। तो ये प्रैक्टिस सीरीज जरूर फॉलो करिएगा, आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, आपकी थ्योरी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ ही साथ होती चलेगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। आपको जो टॉपिक भी पढ़ना हुआ करे ना, आप कमेंट करके यहाँ पे कमेंट कर दिया करिए कि नेक्स्ट हमको ये टॉपिक पढ़ना है, तो उस टॉपिक को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे वहीं पे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। धन्यवाद।